इंडिया हुनर का मैदान है, यहाँ रचे जाते अनोखे कीर्तिमान है। बुलंद इरादे और OMG टशन कर रहे हैं इंडिया का नाम रोशन, और लिखी जा रही है ऐसी OMG दास्तान जिसे सुनकर सब हैं हैरान। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंच गया हूं जैसलमेर से करीब 6 किलोमीटर दूर बड़ा बाग में, और ये छतरियां जो आप यहां पर देख रहे हैं ये रॉयल फैमिली मेंबर्स की याद में बनाई गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। आज मिलेंगे ऐसी OMG महिला से जिन्हें पेड़ों का है इतना ज्ञान कि हर कोई है हैरान। फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जो काई से बनाती है फ्यूल। उसके बाद देखेंगे ऐसी OMG धुरंधर जो सिखाएगी मलखम का जबरदस्त हुनर। और आखिर में ऐसी OMG साड़ी जो फिट हो जाती है एक माचिस की डिब्बी में। बड़ो कमाल का पेड़ है तो बड़ो, मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है तो। सर कौन सा पेड़ है ये? बड़ो, ट्री के बारे में फ्री का इंफॉर्मेशन मैं नहीं देता हूँ। आप लोग एक काम करिए, हमारे अगले OMG हीरो से मिलिए। ट्री क्या, पूरे जंगल की नॉलेज है इनके पास। आइए इनसे मिलते हैं। कर्नाटका इंडिया का 7वां सबसे बड़ा स्टेट। यहाँ के फॉरेस्ट तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं और स्टेट का 20% से ज्यादा एरिया कवर करते हैं। यहाँ मौजूद एवरग्रीन फॉरेस्ट दुनिया के 35 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक हैं। खैर, इस किताबी ज्ञान से उस OMG इंसान की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने कर्नाटका की मिट्टी पर जन्म लिया और पेड़ों की ऐसी नॉलेज को हासिल किया कि आज सब उन्हें कहते हैं फॉरेस्ट की एनसाइक्लोपीडिया। पद्मश्री तुलसी गौड़ा जी, इनसे मिलने आज OMG आ पहुंचा है कर्नाटका के अंकोला तालुका में बसे होन्नाली गांव। मुझे जंगल से बहुत प्यार है। यहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जंगल मेरा परिवार है। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ पेड़ों को अपने बच्चों से भी ज्यादा समय दिया है। दोस्तों, तुलसी जी अंकोला तालुका के फॉरेस्ट एरिया में काम करती आई हैं, जो 750 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है। यहाँ मिलते हैं कई तरह की ट्रीज जैसे यूकेलिप्टस, सागवन, शीशम, जैकफ्रूट, नीम, पीपल, बैम्बू, मैंगो और सैंडलवुड। और तुलसी जी के पास इन ट्रीज और इनके सीड्स के बारे में छोटी से छोटी जानकारी है, जैसे इन्हें कब उगाना चाहिए, कब इनका फ्रूट पकेगा और कब सीड कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन तुलसी जी ने ये सारा ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि इन पेड़ों के बीच जिंदगी बिताकर पाया है। शुरुआत हुई 12 साल की उम्र में, जब हलक्की ट्राइब में जन्म लेने वाली तुलसी जी ने अपनी माँ के साथ लोकल नर्सरी में पेड़ पौधों की देखभाल करना शुरू किया। कुछ ही वक्त में उन्होंने पेड़ों की ऐसी नॉलेज हासिल कर ली जिससे वो सीड को सिर्फ देखकर या छूकर बताने लगी कि उसे ग्रो करने के लिए कैसा सॉइल, कैसा क्लाइमेट, कितना न्यूट्रिशन और कितना समय चाहिए। 1960 में उनकी डाइवर्स नॉलेज को देखकर जब कर्नाटका फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने साथ काम करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने सिर्फ ₹1.25 की सैलरी पर जॉब एक्सेप्ट कर ली। मैं जंगलों से बीज इकट्ठा करके उन्हें अपनी नर्सरी में ले जाकर बो देती थी। पौधा उगने के बाद मैं उसे वापस जंगल में ले जाकर लगा देती थी। मैंने लगभग सभी प्रकार के पेड़ उगाए हैं। यहाँ उनके सीनियर रहे यल्लप्पा रेड्डी जी ने उनमें कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। The way she's segregating the seeds, the way she's inserting the seed, the way she was pressing the soil for each type of the seed, I observed that. Then I thought she's something different.
सीड्स और प्लांट्स को लेकर तुलसी जी इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करती हैं जितनी लोग सालों साल पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते। और ये देखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सभी उनके जबरदस्त ज्ञान पर डिपेंड करने लगे। And given full responsibility to identify the most endangered species, threatened species, which we didn't have enough technique and knowledge of seed biology or regeneration techniques, and she has done that work very successfully. तुलसी जी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ये सफर 60 साल का था। यहाँ उन्होंने अपना हर कदम बस इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए उठाया। आपको पता है, उन्होंने लोकल प्लांट स्पीशीज की 300 से भी ज्यादा वैरायटीज के लाखों पौधे उगाए हैं। और तुलसी जी के एफर्ट्स आज इन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटका के इस ग्रीन हैबिटेट को बचाना जैसे तुलसी जी का मिशन बन गया। उन्होंने अकेले ही गांव-गांव जाकर लोगों को प्लांट्स उगाने की ट्रेनिंग दी और हर साल लगभग 30,000 सैपलिंग्स भी बांटे। OMG! तुलसी जी के इस ग्रीन मूवमेंट के लिए उन्हें सम्मानित किया गया कई अवार्ड से और अपनी पूरी जिंदगी एनवायरनमेंट को समर्पित करने के लिए 2021 में इन्हें मिला पद्मश्री। तुलसी जी, आप वाकई हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। ऐसे दौर में जहां दिन ब दिन फॉरेस्ट घटते जा रहे हैं, आपने हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का जो सबक सिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आपके बेशुमार कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए OMG आपको सलाम करता है। क्या आने में देरी होगी? गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। एक काम करो, आसपास कोई तालाब है? अरे नहीं, उसमें डूबना नहीं है, वहां से काई ले आओ। पता है, काई से फ्यूल बनता है। अरे डोंट आस्क व्हाट एंड व्हाई, जस्ट गो एंड गेट द काई। आप लोग भी देखिए, काई से फ्यूल बनता है। यस। इंडिया के 58 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े रोड नेटवर्क पर रोज चलती हैं अरबों गाड़ियां और हर रोज इस्तेमाल होता है करीब 35 करोड़ लीटर फ्यूल। और ये फ्यूल बनता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से और उससे होने वाला एयर पोल्यूशन आज एनवायरनमेंट के लिए बन गया है सबसे बड़ा खतरा। काश इसका कोई सल्यूशन होता। अरे है ना, रांची के विशाल प्रसाद गुप्ता जी ने एयर पोल्यूशन का सल्यूशन ऐसी चीज में ढूंढ निकाला है जिसे हम आज तक तालाब में जमी गंदगी की तरह ही देखते आए हैं। जी हाँ, काई में। ये है रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली काई से बना बायोफ्यूल। दोस्तों, बायोफ्यूल कई मायनों में फॉसिल फ्यूल से बेहतर है। फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, जबकि बायोफ्यूल है कार्बन न्यूट्रल। यानी इससे चलने वाली गाड़ियों से जितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड काई उगते समय एब्जॉर्ब करके रिकवर कर लेती है। यही नहीं, फॉसिल फ्यूल बर्न होते वक्त एनवायरनमेंट में सल्फर नाम की हार्मफुल गैस छोड़ते हैं, वहीं बायोफ्यूल के धुएं में सल्फर नहीं होता। और तो और डीजल जितनी कीमत पर हमें मिलता है पॉल्यूशन का सस्टेनेबल सॉल्यूशन। लेकिन विशाल जी, काई से फ्यूल बनाने का अतरंगी आइडिया आपको आया कहां से? भारत सरकार ने 2018 में पॉलिसी पास किया, तो उसमें पॉलिसी में कुछ ऐसे पॉइंट मेंशन किया गया था जिससे फ्यूल बनाया जा सकता है, जिसमें कुछ वनस्पतियां होती है, कुछ बायोमास होते हैं और कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं। तो ये तीनों से हमारा बायोमास इंडिया में तैयार हो सकता है। दोस्तों, बायोमास प्लांट बेस्ड मटेरियल होता है जिसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। विशाल जी ने आसपास के तालाबों से काई इकट्ठी करी और पहुंच गए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जहां रिसर्च करते हुए उन्हें मिली अज़ोला पिनाटा नाम की काई। विशाल जी ने पाया कि इस काई में डीजल की प्रॉपर्टीज मौजूद है और यहां से शुरू हुई फॉसिल फ्यूल के सब्स्टिट्यूट की खोज। चलिए अब काई यानी एल्गी से बायोफ्यूल बनाने का प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले नदी या तालाब से काई को इकट्ठा करके यहाँ इन नर्सरीज में लाया जाता है। 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको उगने में। एक होता है पानी का pH वैल्यू, एक होता है CO2 और एक होता है सनलाइट। जब काई का कलर ब्राउन हो जाता है तो उसे पानी से निकालकर 1 दिन तक धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद
ये मिट्टी जैसी दिखने लगती है। फिर इसे पीसा जाता है। पीसी हुई काई की गोलियां बनाकर इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए पहुंचाया जाता है बॉयलर्स तक, जहां ये हेक्सेन नाम के केमिकल के साथ लगभग 12 घंटे तक बॉयल होती है। सर्टेन टेम्परेचर पर हेक्सेन के साथ रिएक्ट होते ही काई की सेल वॉल श्रिंक होने लगती है और उसमें मौजूद ऑयल बाहर आ जाता है। फाइनली रिफाइन होने के बाद ऑयल बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। विशाल जी का कहना है कि वो रोज करीब 2 से 2,500 लीटर बायोफ्यूल बेचते हैं। डीजल को 2 महीना से हम यूज कर रहे हैं बायोडीजल को, तो इंजन का आवाज़ अच्छा लग रहा है, प्रदूषण नहीं है। मैं बायोडीजल 5-6 महीने से यूज कर रहा हूँ। इसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छा देता है, प्लस नॉर्मल डीजल से ये सस्ता भी है। और यूं ही बायोफ्यूल के कंजम्पशन को देश भर में प्रमोट करने के लिए आज विशाल जी गवर्नमेंट ऑफ केरला और रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। अब विशाल जी एक ऐसे OMG सुपर फ्यूल पर काम कर रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल दोनों व्हीकल्स में इस्तेमाल हो पाएगा। भाई वाह विशाल जी, आपका ये बायोफ्यूल वाकई पोल्यूशन का फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन है और इस जबरदस्त इनोवेशन के लिए तो कहना बनता है OMG। दोस्तों, इस बड़ा बाग में करीब 100 से भी ज्यादा छतरियां हैं। ये जगह जो है ये वाकई OMG है। आपको पता है हमारी जो अगली कहानी है वो भी है फुल ऑन OMG। आइए हम आपको दिखाते हैं। मल्लखम्ब इंडिया का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। मल्ल यानी कि रेसलर और खम माने पोल। 19th सेंचुरी की शुरुआत में पेशवा बाजीराव द सेकंड के स्पोर्ट्स और फिटनेस इंस्ट्रक्टर रहे बालम भट्ट दादा देवधर ने मल्लखम्ब प्रैक्टिस करना शुरू किया था। और महाराष्ट्र की शान कहे जाने वाले स्पोर्ट में हमने ज्यादातर पुरुष पहलवानों को पार्टिसिपेट करते देखा है। लेकिन ये क्या, नव्वारी साड़ी में नारी? OMG! इस स्पोर्ट में बड़े बड़े पहलवानों को पीछे छोड़ती हुई ये 21 साल की लड़की बन गई मल्लखम्ब के लिए अर्जुना अवार्ड जीतने वाली इंडिया की सबसे पहली पहलवान। ये है हिमानी परब। मल्लखम्ब एक इंडियन फिटनेस एक्सरसाइज और फिजिकल ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें योगा, जिम्नास्टिक्स और रेसलिंग का तालमेल है। और इसी तालमेल के साथ तालमेल बिठाया है हिमानी परब ने। हिमानी, आपने मल्लखम्ब जैसे मुश्किल स्पोर्ट को ही क्यों चुना? जब मैं 5 साल की थी, मेरी बड़ी बहन भी मल्लखम्ब करती थी। उसे देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी मल्लखम्ब करना चाहती हूँ। मैं मल्लखम्ब की टीम के पास गई और उन्हें ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, मल्लखम्ब 3 तरह के होते हैं। पहला पोल मल्लखम्ब, जहां पोल की हाइट होती है 8 फीट। दूसरा हैंगिंग पोल मल्लखम्ब, जिसमें पोल की हाइट 5 फीट होती है। और तीसरा है रोप मल्लखम्ब, जिसमें रोप की हाइट होती है 16 फीट। और हमारी सुपर गर्ल हिमानी पोल और रोप मल्लखम्ब में एक्सपर्ट हैं। और इसका क्रेडिट जाता है इनके कोच उदय देशपांडे जी को, जो पिछले 50 सालों से मल्लखम्ब की कोचिंग दे रहे हैं। It is mere hard work and consistency in her performance. She has got good flexibility, she has got good balance. So all these put together, she has become a good Mallakhamb player. तो चलिए हिमानी से ही सीखते हैं मल्लखम्ब के 5 मेन एलिमेंट्स। पहला, माउंट, यानी कि जमीन से रोप पे माउंट करने की टेक्निक। फिर है स्टेडी पोजीशंस, आसन्स और अलग अलग तरह के होल्ड। तीसरा है एक्रोबैटिक एलिमेंट्स। चौथा है कैचेस, यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में तेजी से लिए जाने वाले ट्रांजिशन। और आखिरी एलिमेंट है डिसमाउंट, मतलब रोप से वापस जमीन पर आने की टेक्निक। लेकिन आज हिमानी जो टेक्निक्स आसानी से कर रही हैं, उसमें महारत हासिल करना आसान नहीं था। रोप पकड़ने पर बहुत दर्द होता है। तब मैं सोचती थी कि रोप पकड़ना इतना पेनफुल है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं घर आती थी तो मेरे आई बाबा भी कहते थे कि नहीं, अब बस करो। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने ये सहन कर लिया तो मुझे जिंदगी में कुछ नहीं रोक सकता।
और आज इसी कॉन्फिडेंस, एंड्योरेंस और करेज के साथ हमारी सुपर गर्ल हिमानी दिखाने वाली है कुछ जबरदस्त योगा पोजेस। मेरा तो जमीन पर तालमेल नहीं बैठता और ये तो हवा में इतने प्रिसिजन के साथ बैलेंस कर रही हैं बॉस। मल्लखम्ब के लिए हिमानी के इस डेडिकेशन और हार्ड वर्क के कारण 2019 में मुंबई में हुई सबसे पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिमानी ने जीते 4 गोल्ड मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स और नवंबर 2021 में उन्हें मिला भारत का सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अर्जुना अवार्ड OMG। एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट में एक महिला पहलवान ने मल्लखम्ब का ऐसा दांव दिखाया कि पूरा मैदान ही मार लिया। इस मल्लखम्ब वर्ल्ड चैंपियन अर्जुना अवार्ड विनर के डेडिकेशन को है OMG का सलाम। दोस्तों, बड़ा बाग में छतरी बनाने का सिलसिला जो है वो 16th सेंचुरी में शुरू हुआ। यहाँ आपको अलग अलग साइजेस की छतरियां देखने को मिलेंगी। वैसे साइजेस से याद आया, हमारे जो अगले OMG हीरो हैं, इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जो साइज में तो बड़ी है लेकिन माचिस की डिब्बी में फिट हो जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ओहो, वेकेशन पे जाने की तैयारी हो रही है। पैकिंग शेकिंग, वाह वाह जनाब, कुछ ज्यादा ही ठूंस दिया आपने बैग में। अब लगाओ जोर। लो जी, यहाँ इनसे एक सूटकेस में कुछ कपड़े पैक नहीं हुए और वहाँ देखा आपने, यहाँ एक मैच बॉक्स में 5.5 मीटर की साड़ी पैक हो गई। है ना कमाल का जादू? जादू वादू नहीं है, ये है 100% प्योर सिल्क से बनी मैच बॉक्स साड़ी। और ये OMG साड़ी बनाई है नल्ला विजय जी ने। इस साड़ी का राज जानने OMG की गाड़ी आ पहुंची है तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला डिस्ट्रिक्ट में। विजय जी, जरा बताइए तो, मैच बॉक्स में साड़ी फिट करने का ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आया कहाँ से? इस साड़ी को बुनना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। मैं इस हैंडलूम आर्ट को नेम और फेम दिलाना चाहता था, इसलिए हमें माचिस की साड़ी का आइडिया आया। साड़ी एक ड्रेप गारमेंट है जिसका जिक्र पहली बार 3000 BC में ऋग्वेद में किया गया था। और आज भी इंडिया में 70% से ज्यादा औरतें साड़ी पहनती हैं। दोस्तों, एक आम साड़ी 10 से 15 mm थ्रेड की कई लेयर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, लेकिन मैच बॉक्स साड़ी 5 mm से भी कम की सिर्फ एक लेयर थ्रेड से बनती है। इसके बावजूद ये स्ट्रेंथ के मामले में एक रेगुलर साड़ी से कम नहीं है। साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर्स, विड्थ 1.25 मीटर और इसका वजन है सिर्फ 70 ग्राम्स, यानी कि एक रेगुलर सिल्क साड़ी से लगभग 10 गुना कम। एक साड़ी और खूबियां इतनी सारी। चलिए विजय जी से जानते हैं कि ये लाइट वेट साड़ी बनती कैसे है। साड़ी के साइज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम धागे को मिल से खरीदते हैं, फिर मैं उन्हें डाई करता हूँ, फिर धागों को सुखाया जाता है। उसके बाद चरखे की मदद से इन धागों की रील्स तैयार होती है। विजय जी आज भी अपने पिताजी का लगभग 50 साल पुराना मैन्युअली ऑपरेटेड हैंडलूम इस्तेमाल करते हैं। इनकी साड़ी में ट्रेडिशनल वीविंग मेथड्स का इस्तेमाल होता है और ये प्रोसेस बेहद डेलिकेट है। इसमें डिजाइन और कलर्स को ध्यान में रखते हुए सिल्क के एक एक नाजुक धागे को बारीकी से पिरोया जाता है। तभी तो एक साड़ी को बनाने में कभी 1 हफ्ता तो कभी 1 महीना भी लग जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये हुनर अपने पिताजी से सीखा जो इस काम में माहिर थे। 1987 में मेरे पिताजी नल्ला परांदा माया ने एक रेशम की साड़ी बुनी थी जो माचिस में फिट हो जाती थी। उसने सिलसिला की रेपुटेशन को चारों ओर बढ़ा दिया और इसका श्रेय मेरे पिताजी नल्ला परांदा माया को जाता है। वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नल्ला। विजय जी ने पाया कि उनके पिताजी की बनाई साड़ी मैच बॉक्स में तो फिट हो गई, लेकिन उससे पहना नहीं जा सकता।
उन्होंने इस कला को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ठान ली और ऐसी साड़ी बनाई जो पहनने में भी बेहद कंफर्टेबल है। अग्गिपेट्टलो पट्टे चीर अंटे ये मैचबॉक्स साड़ी बहुत लाइट वेट है एंड बहुत रेयर है। इसको पहनकर बहुत अच्छा लगता है। शॉप्स में जो साड़ी मिलती है वो हैवी होती है। ये साड़ी रियल सिल्क से तैयार की गई है। ये साड़ी पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। आम जनता ही नहीं, इस बेमिसाल साड़ी ने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी इम्प्रेस किया है। हमने जो माचिस की साड़ी बनाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा को दी थी। विजय जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विरासत में मिली कला को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे ऐसे मुकाम पर ले आए कि अब आपका हुनर देखकर हर कोई कह रहा है OMG। वेलकम बैक टू OMG। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह रेस्टोरेंट का खाना खाकर बोर हो चुके हैं तो मेरे पास आपके लिए कमाल का ऑप्शन है। फ्लाइट में बैठकर खाना खाइए और वो भी एयरपोर्ट गए बिना। आइए हम आपको दिखाते हैं। रनवे 1 नाम का ये रेस्टोरेंट दिल्ली में है और यहाँ खाना सर्व किया जाता है एक रियल प्लेन के अंदर। ये दरअसल 15 साल पुराना एयरक्राफ्ट एयरबस A310 है, जिसे रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है और आप अपने खाने का मजा इसके विंग्स के ऊपर बैठकर भी ले सकते हैं। OMG। दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। जाते जाते बस एक ही चीज कहूंगा कि प्लीज रखिए अपना ध्यान, देखते रहिए इंडिया की मिट्टी की कहानियों का गुणगान। ओनली ऑन OMG मेरी जान। सी यू गाइस।